नमस्ते बच्चों। हमने नॉर्मेलिटी में कहाँ तक पढ़ लिया था? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पढ़ लिया था, साथ ही हमने देख लिया था कि एन फैक्टर्स क्या होते हैं और उन एन फैक्टर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। साथ ही हमने जो नॉर्मेलिटी लॉ था N1V1 इज इक्वल टू N2V2 पढ़ लिया था। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस द नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। मीन्स जब मैं दो या दो से ज़्यादा सोल्यूशंस को मिक्स करता हूँ जिनकी डिफरेंट नॉर्मेलिटी और डिफरेंट वॉल्यूम होता है, तो उसे मिक्स करने के बाद जो नया सोल्यूशन बनता है उस नए सोल्यूशन का यानी कि उस रिजल्टिंग मिक्सचर का नॉर्मेलिटी मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो वी हैव द फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज n is equal to n1v1 plus n2v2 अपॉन v1 plus v2। सर कैसे हुआ ये? तो आप समझें कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मेलिटी जो होती है वो एक इंटेंसिव वेरिएबल है। नॉर्मेलिटी इज एन इंटेंसिव वेरिएबल। और बेटे इंटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंटेंसिव वेरिएबल्स वो होते हैं जो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं। मींस दीज आर नॉन एडिटिव, जिन्हें मैं सीधे सीधे जोड़ या घटा नहीं सकता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भैया? मेरे पास जो नेट नॉर्मेलिटी होगी डेट इज इक्वल टू नेट ग्राम इक्विवेलेंट यानी कि टोटल ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब बेटा टोटल वॉल्यूम तो ठीक है सर, इस फॉर्मूले में आ रहा है, लेकिन नेट ग्राम इक्विवेलेंट आपने ऐसे क्यों लिखा? तो बेटा अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है W बाय E इंटू वी। तो N इंटू वी इज इक्वल टू वॉट? इज इक्वल टू W बाय E। तो W बाई E इज द ग्राम इक्विवेलेंट। इसका मतलब N इंटू वी भी क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट। तो सपोज वी हैव टू सोल्यूशन। पहले सोल्यूशन के लिए नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इज N1V1 और दूसरे सोल्यूशन के लिए नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इज N2V2। तो नेट ग्राम इक्विवेलेंट मेरे पास क्या हो गया? इट इज N1V1 प्लस N2V2। That is why normality of the resulting solution is calculated by the formula N1V1 plus N2V2 upon V1 plus V2। अब मैं बात करूं आपसे कि अगर W ग्राम कोई एसिड है जो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है V मिलीलीटर ऑफ अ बेस ऑफ नॉर्मेलिटी N, देन व्हाट शुड बी डू? हमें क्या करना चाहिए? तो ये तो फॉर्मूले हमारे पास हैं। वेट अपॉन एसिड अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू V इंटू N, डेट इज ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन 1000। सिमिलरली अगर मेरे पास बेस है तो मैं क्या करूंगा? तो आप ऐसा समझिए, हमने क्या बोला है? फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, for complete neutralization what is the condition? complete neutralization के लिए कंडीशन है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड must be equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। एसिड और बेस का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। बेटा बहुत ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब ग्राम इक्विवेलेंट तो N इंटू वी भी होता है। तो एसिड के लिए मैंने लिख दिया इट इज नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यानी कि NaVA। और बेस के लिए मैंने लिख दिया नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस, दैट इज NbVB। अगर मुझे दोनों ही एसिड और बेस के लिए नॉर्मेलिटी या वॉल्यूम दे रखे हैं और मुझसे कहा है कि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा NaVA इज इक्वल टू NbVB। अगर बेटा मान लो मुझे एसिड का तो वेट दिया है और बेस की नॉर्मेलिटी दी है, जैसे ये कंडीशन हमने लिखी है W ग्राम ऑफ एन एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय V मिलीलीटर ऑफ बेस, तो मैं क्या कर दूंगा? मैं लिख दूंगा WA अपॉन EA इज इक्वल टू NbVB। ये भी तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का केस हो गया, क्योंकि W बाय E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट, और N इंटू वी भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट।
लेकिन ध्यान रखना है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ग्राम इक्विवेलेंट में वॉल्यूम हमेशा लीटर में होता है। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स। ये सारे वॉल्यूम्स जो मैं यहां पर लिख रहा हूं रेड मार्कर से, वो सभी क्या है, लीटर्स में। इसका वाइस वर्सा भी कर सकता हूं। वाइस वर्सा कर सकता हूं मतलब क्या कर सकता हूं कि मुझे एसिड के लिए तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दे रखा है, लेकिन बेस के लिए उसका मास दे रखा है, तो मैं उसे WB/EB भी लिख सकता हूं। और क्या कर सकता हूं, अगर मुझे दोनों के ही वेट दे रखे हैं तो वेट ऑफ एसिड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू वेट ऑफ बेस अपॉन इक्विवेलेंट बेस। अब देखिए आप, यहां उन्होंने वही किया है, वेट ऑफ एसिड अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। लेकिन देखिए ये वॉल्यूम किसमें है, मिलीलीटर में है, तो उन्होंने इसे कन्वर्ट किया है किसमें, लीटर्स में, इसलिए उन्होंने 1000 से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। सेम विद द केस ऑफ बेस, वेट ऑफ बेस अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एसिड इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड अपॉन 1000, बिकॉज दिस वॉल्यूम ऑफ एसिड मस्ट बी गिवन इन मिलीलीटर। और मैंने यहां आपको ये चारों केसेस डिस्कस कर दिए हैं। हमेशा याद रखना है, यूनिट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप एग्जैक्ट डाटा निकालना चाहते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं, यूनिट आपको सही रखनी पड़ेगी। लीटर और मिलीलीटर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलतियां करते हैं, उसके बारे में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जब VA मिलीलीटर ऑफ एसिड जिसकी नॉर्मेलिटी NA है इज मिक्स्ड विद VB मिलीलीटर ऑफ बेस जिसकी नॉर्मेलिटी NB है। अब मैं क्या कर रहा हूं जी, कंपेयर कर रहा हूं। कंपेयर कर रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि एसिड और बेस का नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम है। नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होता है, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है ग्राम इक्विवेलेंट। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मिली इक्विवेलेंट। अगर दोनों सेम है इसका मतलब है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। अगर मान लो NaVA बड़ा है NbVB से, मींस व्हाट कि जब मैं रिएक्शन कर रहा हूं तो इस रिएक्शन मिक्सचर में एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट बेस के ग्राम इक्विवेलेंट से ज्यादा है। एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट बेस के ग्राम इक्विवेलेंट से ज्यादा है, मतलब क्या कि सॉल्यूशन में एसिड का कंटेंट ज्यादा है आफ्टर द रिएक्शन, जिसमें इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो आफ्टर द रिएक्शन व्हाट इज लेफ्ट इन द सॉल्यूशन, सर जो ज्यादा है वो बचेगा। क्या ज्यादा है, एसिड ज्यादा है, तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, सॉल्यूशन का नेचर होगा एसिडिक। अगर मान लो मेरे पास एसिड और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट्स में बेस का ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, अगर बेस का ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है तो आफ्टर द रिएक्शन व्हाट इज लेफ्ट इन द सॉल्यूशन, सर अगेन जो ज्यादा है, कौन ज्यादा है, बेस, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई। अब ये दोनों जो कंडीशन है बेटा, ये वाली जो कंडीशन है ये तो है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की। This is the case of complete neutralization, while these two are the case of partial neutralization। अब पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन में हमने क्या नोटिस किया, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या रहा, हमारा ऑब्जर्वेशन रहा कि आफ्टर द रिएक्शन एसिड बच रहा है या आफ्टर द रिएक्शन बेस बच रहा है। तो बचा हुआ एसिड या बचे हुए बेस का ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट किया जाए, या बचे हुए एसिड या बचे हुए बेस का नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो यहां हमारे पास क्या केस होगा, हमारे पास केस होगा नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इन द केस ऑफ पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। Normality of resulting solution
इन पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, इन पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा? चलो, हमेशा की तरह नॉर्मेलिटी का तो एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मेरे पास एसिड ज्यादा है, मतलब मैं अभी एसिड का नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो ज्यादा क्या था? ज्यादा था एसिड, NaVA। कम क्या था? कम था बेस, माइनस NbVb। सर आपने ये घटाया क्यों? बेटा ये सिर्फ इसलिए घटाया गया, एसिड ज्यादा था बेस कम था, तो रिएक्शन तो बराबर करेंगे, तो जो बच जाएगा वही तो एसिड है, उसी की तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो जब मैं ज्यादा ग्राम इक्विवेलेंट में से कम ग्राम इक्विवेलेंट घटा देता हूं तो मेरे पास रिमेनिंग ग्राम इक्विवेलेंट बच जाते हैं, और अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम तो एसिड और बेस का ही वॉल्यूम होगा। So this is the case when NaVA is greater than NbVb. So this Na is representing what? Normality of the acid in resulting solution. And same is the case for base. ज़्यादा है बेस NbVb, कम है एसिड NaVA। तो जब घटा दिया तो मेरे पास बचे हुए बेस का अमाउंट आ गया अपॉन Va प्लस Vb। तो बेटा इस तरह से हम पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन जब हो रहा होता है तो रिजल्टिंग सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर पाते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है जरा समझते हैं। क्वेश्चन है नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज। इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं सबसे पहले क्या देखूं कि मुझे सॉल्यूट का वेट क्या दिया हुआ है। वेट ऑफ सॉल्यूट मुझे दिया हुआ है 9.8 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है? तो सॉल्यूट मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 98। व्हाट इज द वॉल्यूम गिवन? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन एज 250 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब 250 मिलीलीटर। 250 मिलीलीटर। अब चूंकि नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर रहा हूं तो रिक्वायरमेंट और किसकी होनी चाहिए? नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर रहा हूं तो रिक्वायरमेंट एन फैक्टर की भी होनी चाहिए। सो व्हाट मस्ट बी द एन फैक्टर ऑफ H2SO4? सर ये तो पिछले क्लास में सीखा था, एन फैक्टर फॉर H2SO4 इज 2। Now we have all the data to calculate the normality of this solution. देखें जरा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर मिलीलीटर में है तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू एन फैक्टर। तो देखो भैया, मेरे पास W ऑफ सॉल्यूट है, हाँ सर है। मेरे पास M ऑफ सॉल्यूट है, हाँ सर है। मेरे पास N फैक्टर है, हाँ सर है। मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, सर बिल्कुल है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं जरा। 9.8 इंटू 1000 इंटू 2 अपॉन 98 इंटू 250। क्या हो गया भैया? ये इससे ये कितनी बार गया? ये गया 10 टाइम्स। इन दोनों से ये दोनों जीरो जो थे वो चले गए। अब 25 और 20, तो ये मेरे पास आया 20/25 4/5 0.8।
देखें क्या 0.8 कोई ऑप्शन है? सर कैसी बात कर दी, आप सॉल्व करो और ऑप्शन ना मिले, ये रहा। सो आंसर इज व्हाट? आंसर इज 0.8। देख लीजिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर कहता है मैं आ गया। अब वो हमसे क्या कह रहा है? अमाउंट ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 200 मिलीलीटर ऑफ 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन। अब मुझे क्या करना है? मुझे सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी दे रखी है, मुझे उस सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है और मुझे उस सोल्यूशन में सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? मास कैलकुलेट करना है। चलिए जी लिख लेता हूं जी, W ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, मतलब क्वेश्चन मार्क। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है? NaOH है, इसका मॉलिक्यूलर मास तो 40 होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 200 मिलीलीटर दे रखा है। इसे मैं चाहूं तो 0.2 लीटर्स भी लिख सकता हूं। नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है? नॉर्मेलिटी सर 0.5 नॉर्मल दे रखी है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। NaOH का n फैक्टर कितना होता है? सर NaOH में तो 1 रिप्लेसेबल OH माइनस आयन है, मतलब 1 होता है। चलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मेलिटी? द फॉर्मूला फॉर नॉर्मेलिटी इज वेट ऑफ सॉल्यूट which we have to calculate into n factor upon molecular weight of solute into volume in liters. So now what is the value of normality given? Sir, it is 0.5. W of solute we have to calculate, n factor is 1, molecular mass is 40 and volume given is 0.2. तो W क्या आया बेटा? W आया 0.5 इंटू 40 इंटू 0.2। जल्दी से बता दीजिए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.4 ग्राम्स। ऑप्शन सी इज द आंसर। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अरे वाह, जो चाहते थे वही हो गया। देखें जरा क्या चाहते थे और क्या हो गया। करना चाहते थे न्यूमेरिकल और देखो वो आ गया सामने। देखें, अब उन्होंने मुझे दिया है एक सोल्यूशन जो 50 ml 10 नॉर्मल H2SO4 है, दूसरा सोल्यूशन जो 25 मिलीलीटर 12 नॉर्मल HCl है, तीसरा सोल्यूशन जो 40 मिलीलीटर 5 नॉर्मल HNO3 है। मतलब मेरे पास 3 अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, इन्हें मैंने एक साथ मिला दिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर मेड 1000 मिलीलीटर बाय एडिंग वाटर। ठीक है, समझते हैं क्या कहना चाह रहा है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। दिस इज अवर सॉल्यूशन नंबर 1, दिस इज अवर सॉल्यूशन नंबर 2 एंड दिस इज अवर सॉल्यूशन नंबर 3। ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा क्वेश्चन। तो मेरे पास N1 क्या है? N1 है साहब 10। मेरे पास V1 क्या है? V1 है जी 50 मिलीलीटर। चलने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे पास N2 क्या है? सर N2 है आपके पास 12। मेरे पास V2 क्या है? सर V2 है आपके पास 25 मिलीलीटर। मेरे पास N3 क्या है? सर N3 आपके पास है 5 और मैंने कहा V3 क्या है, तो आपने बोला सर V3 है आपके पास 40 मिलीलीटर। अब चूंकि इन सबको मिला दिया तो नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है ना, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V2 प्लस V3 मीन्स व्हाट? द टोटल वॉल्यूम।
तो देखो बेटा बड़े ध्यान से, टोटल वॉल्यूम जो मेरे पास होना चाहिए था वो होना चाहिए था 50 प्लस 25 प्लस 40, यानी कि मेरे पास ये होना चाहिए था 50 और 40 90 और 20 110 और 5 115 होना चाहिए था टोटल वॉल्यूम 115 मिलीलीटर। लेकिन देखिए इन्होंने क्वेश्चन में मुझे कंडीशन क्या दी है, इन्होंने क्वेश्चन में मुझे कंडीशन दी है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो मैंने वाटर ऐड कर कर कितना कर दिया, 1000 मिलीलीटर कर दिया। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, V1 प्लस V2 प्लस V3 जो मेरे पास 115 होना चाहिए था वो मेरे पास 1000 मिलीलीटर हुए। अब यहां मुझे यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। सर क्यों नहीं पड़ेगी, आप तो बोलते हो यूनिट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए नहीं पड़ेगी कि न्यूमरेटर में भी मैं मिलीलीटर में ले रहा हूं और डिनोमिनेटर में भी मैं मिलीलीटर में ले रहा हूं, सो देयर इज नो नीड टू चेंज द यूनिट। अलग अलग नहीं होनी चाहिए। चलो जरा देखें, N1V1 यानी कि 10 इंटू 50 प्लस N2V2 यानी कि 12 इंटू 25, N3V3 यानी कि 5 इंटू 40 अपॉन टोटल वॉल्यूम इज 1000। टोटल वॉल्यूम इज 1000। फिर से टोटल वॉल्यूम 1000 क्यों है, क्योंकि वाटर ऐड कर कर वॉल्यूम को इतना कर दिया गया है ना। चलो सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मेलिटी मेरे पास यहां से आई 500 प्लस 12 पंजे 60, 0 12 दूनी 24 और 36, ये मेरे पास आ गया 300, ये मेरे पास आ गया 200 और ले और ये आ गया मेरे पास 1000। तो 500 प्लस 300 प्लस 200 इज 1000, 1000 अपॉन 1000 इज 1। सो आवर आंसर इज हियर एज ऑप्शन ए, दैट इज 1 नॉर्मल, दैट इज 1 नॉर्मल। तो ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न था। नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन का एक केस भी आ गया और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कर लिया। चलो फिर से देखें। अब वो कह रहा है 100 मिलीलीटर ऑफ 0.3 नॉर्मल HCl इज मिक्स्ड विद 200 मिलीलीटर ऑफ 0.6 नॉर्मल H2SO4। द फाइनल नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी, अगेन द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। दिस इज क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 1 एंड दिस इज सॉल्यूशन नंबर 2। सर आप ऐसा क्यों करते हो जिससे N1V1 सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो N1 इज 0.3, V1 इज 100 मिलीलीटर, N2 इज 0.6 और V2 इज 200 मिलीलीटर। अब क्या करूं सर, फॉर्मूला लगाओ। किस बात का इंतजार है, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। 0.3 इंटू 100 प्लस 0.6 इंटू 200 अपॉन टोटल वॉल्यूम इज 100 प्लस 200। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है। इसे सॉल्व किया तो कितना आया बच्चों, 30। इसे सॉल्व किया तो कितना आया, 120। इसे सॉल्व किया तो कितना आया, 300। तो 150 अपॉन 300 इज इक्वल टू 0.5। अरे वाह, ये रहा हमारा आंसर। तो ये बात सभी के समझ में आ गई है। हाँ सर आ गई है। चलो देखें जरा क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ 0.6 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट इज मेड अप टू 250 मिलीलीटर। बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 10 मिलीलीटर ऑफ दिस एसिड। ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन और कर लिया तो नॉर्मेलिटी से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जिस तरीके के भी क्वेश्चंस बनते हैं, हम उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जरा देखें। सबसे पहले ये मुझसे कह रहा है ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, समझना बेटा बड़े ध्यान से। ये होता है COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला जाए तो सबसे पहले देखें COOH का मास क्या है। कार्बन 12, ऑक्सीजन 32 बिकॉज वी हैव 2 ऑक्सीजन, तो 32 और 12 कितना हो गया बेटे 44, हाइड्रोजन 1 यानी कि 45, तो 45 इंटू 2 इज 90, प्लस वाटर का कितना होता है 18, 18 टू द 36, यानी कि इट्स मॉलिक्यूलर मास इज व्हाट इज 126। इसका वेट भी दिया है ना, वेट ऑफ एसिड कितना दिया हुआ है बेटा 6.3 ग्राम्स, 6.3, और इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बेटा 250 मिलीलीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, मैं तो यहां तक रुक गया, मेरे लिए ये क्वेश्चन यहां ब्रेक हो गया है, यहां ब्रेक हो गया है, यहां ब्रेक हुआ, मैंने ये सारा डाटा लिख दिया। अब चूंकि ऑक्सैलिक एसिड है, कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दिख रहे हैं सर 2 दिख रहे हैं जी, कितने दिख रहे हैं 2, तो एन फैक्टर भी मैंने इसका लिख दिया 2। ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है W इंटू एन, चूंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा है तो 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, W इज 6.3, N इज 2, 1000, 126 is the molecular weight and 250 milliliter is the volume। सॉल्व कर देते हैं, ये 12.6 ये गया 10 टाइम्स और ये गया 4, तो n मेरे पास आ गया बेटे 0.4 नॉर्मल, ये आ गया मेरे पास। अब क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि बताइए 0.1 नॉर्मल NaOH का कितना वॉल्यूम मुझे यूज करना पड़ेगा अगर मैं इस अबव ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्यूशन के 10 मिलीलीटर से इसे न्यूट्रलाइज करवा रहा हूं कंप्लीटली। तो सर ये तो आपने बताया था फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन what is the condition, normality of acid into volume of acid is equal to normality of base into volume of base। तो नॉर्मेलिटी आपने निकाली है 0.4, इसके कितने वॉल्यूम से न्यूट्रलाइज कर रहा हूं 10 मिलीलीटर से, एन भी मुझे दे रखा है 0.1 एंड वी बी वी हैव टू कैलकुलेट। सो वी ऑफ बेस यानी कि NaOH इज व्हाट 0.4 इंटू 10 अपॉन 0.1, that is 40 milliliter। तो your answer is 40 milliliter। So your answer is 40 milliliter। तो बच्चों अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या कह रहा है ये अगला एग्जाम्पल हमसे। अरे वाह, ये हमसे कह रहा है कि 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट वाज एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज्ड बाय 100 मिलीलीटर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, इट्स नॉर्मेलिटी इज। अब इसने हमसे क्या कहा, इसने हमसे कहा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है Na2CO3, इसका कितना ग्राम, तो इसका 10.6 ग्राम क्या हो रहा है, एक एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज हो रहा है किससे 100 मिलीलीटर H2SO4 से। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है उस H2SO4 का नॉर्मेलिटी। ठीक है जी, मुझे पता है कि वेट जब दिया होगा तो W by E that is ग्राम इक्विवेलेंट,
of Na2CO3 must be equal to the normality into volume of acids. W given is what? It is 10.6 gram. इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर. अच्छा, Na2CO3 तो सॉल्ट है. सर ने Na2CO3 सॉल्ट का n फैक्टर निकालना बताया था. क्या बताया था? कि डिसोसिएट करो तो Na2CO3 को जब हम डिसोसिएट करते हैं तो हमें मिलता है 2Na प्लस आयन और साथ में CO3 माइनस 2 आयन. तो सर ने बोला था आफ्टर डिसोसिएशन यू हैव टू कैलकुलेट ईदर द टोटल चार्ज ऑन कैटायन और द टोटल चार्ज ऑन एनायन, दैट इज n फैक्टर इज 2. तो n फैक्टर मेरे पास 2 है. Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं. सोडियम का 23 होता है तो 23 इंटू 6 इज 22 इज 46. CO2 का 44 होता है तो 44 प्लस 16 और कर देते हैं. तो 44 प्लस 16 इज 60 प्लस 46 इज 106. So its molecular mass is 106. N factor is 2. So this is the gram equivalent of Na2CO3 which must be equal to the normality which we have to calculate into the volume. Volume कितना दे रखा है मुझको? Volume दे रखा है 100 मिलीलीटर. तो convert it into liters बेटा. ये बात ध्यान में रखनी है क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात कर रहे हैं हमेशा. अब मैं आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकता हूं. देखिए जरा, ये मेरे पास आ गया 106 इंटू 2 अपॉन 106 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी. सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 2. सो योर आंसर विल बी 2 नॉर्मल. आपका आंसर क्या हो गया? 2 नॉर्मल हो गया. चलिए अब मैं आ जाता हूं नॉर्मेलिटी के बाद मोलैरिटी पर. नाउ व्हाट इज मोलैरिटी? तो जब मैं मोलैरिटी को डिफाइन करूंगा तो मैं आपसे क्या कहूंगा? मोलैरिटी को जब मैं डिफाइन करूंगा तो बोलूंगा इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. देखें क्या कह रहा है हमसे. अरे वाह. मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन या नंबर ऑफ मिलीमोल्स पर मिलीलीटर. लेकिन हमें हमेशा इसकी बेसिक डेफिनेशन ही याद रखनी है. Number of moles of solute per liter of the solution. Number of moles of solute per liter of the solution. Unit of molarity is mole per liter या mole per decimeter cube. For example, a 1 molar solution of sugar means what? 1 mole of sugar. 1 mole of sugar का मतलब 342 gram of sugar present in 1 liter of solution. Solution in terms of molarity generally expressed as 1 molar, 1 m, 2 molar मतलब molarity 2 है, m by 2 मतलब 0.5 मतलब सेमी मोलर सोल्यूशन, m by 10 मतलब 0.1 यानी कि डेसीमोलर सोल्यूशन, m by 100 मतलब 0.01 that is सेंटीमोलर सोल्यूशन, m by 1000 that is 0.001 that is मिलीमोलर सोल्यूशन. Molarity is the most common way to represent the concentration of a solution. एक solution के concentration को calculate करने के लिए हम in general molarity की ही सहायता लेते हैं. अब आपको मैंने बताया था जिन फॉर्मूलाज में वॉल्यूम आएगा, जिन फॉर्मूलाज में वॉल्यूम आएगा निश्चित रूप से वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे. जिन फॉर्मूलाज में वॉल्यूम आएगा निश्चित रूप से वो किस पर डिपेंड करेंगे? टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे. तो मोलैरिटी इज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर. मोलैरिटी किस पर डिपेंड करता है? मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. और कैसे डिपेंड करता है? मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सर ये कैसे? सर ये बताना पड़ेगा. तो मैं कहूंगा बेटा बड़ा आसान है. मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स of solute upon volume. तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि मोलैरिटी तो जी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और बेटा टेम्परेचर वॉल्यूम के क्या होता है? टेम्परेचर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, मोलैरिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं,
तो मोलारिटी टेम्परेचर के क्या होगी? हाँ सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। दैट इज वाई मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसा आपको बताया था कि मोलारिटी वॉल्यूम के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या कि अगर मैं किसी सोल्यूशन के वॉल्यूम को x टाइम्स बढ़ाऊंगा, अगर किसी सोल्यूशन के वॉल्यूम को कितना बढ़ाऊंगा? x टाइम्स बढ़ाऊंगा, तो मोलारिटी x टाइम डिक्रीज हो जाएगी। तो मोलारिटी क्या हो जाएगी? x टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। मैथमेटिकली मोलारिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, ये रहा भैया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसे मैं एक और तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूं, देखें जरा। नंबर ऑफ मोल्स इन एन कैन बी कैलकुलेटेड बाय, तो मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि W बाय M, यानी कि W बाय M। मतलब मैं नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकता हूं? W बाय M लिख सकता हूं। तो मैं इस फॉर्मूले को यहां पर कैसे एक्सपांड करूंगा? मैं ऐसे लिख सकता हूं W ऑफ सॉल्यूट अपॉन M ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, डू वॉल्यूम इन लीटर्स। मतलब अगर मैं कहूं कि मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, तो वो भी क्या होगा? वो W अपॉन M के बराबर होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कहेंगे। तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इज W बाय M इज नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए, वही मोलारिटी की इक्वेशन से हम लॉ ऑफ डाइल्यूशन भी कहते हैं। जो बात मैंने आपसे नॉर्मेलिटी के दौरान कही थी कि मेरे पास अगर एक ग्लास है, मैं फिर से आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं, और उस ग्लास में मेरे पास 200 मिलीलीटर क्या है? मेरे पास 200 मिलीलीटर वाटर है, और इस 200 मिलीलीटर वाटर में मैंने 5 मोल्स शुगर ऐड किया, तो मेरे पास सॉल्यूशन बन गया जी। अब अगर इसी ग्लास में मैंने और 200 मिलीलीटर वाटर ऐड कर दिया, तो मैंने आपसे कहा बताओ पानी मिलाने के बाद व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। तो आप कहेंगे सर शुगर में तो मैंने कुछ किया ही नहीं ना, शुगर में तो मैंने इनिशियली 5 मोल ऐड किए थे, तो पानी मिलाने के बाद भी शुगर के तो 5 ही मोल रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स अनचेंज्ड, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स अनचेंज्ड। और बस वही बात हमारी हो गई, M1V1 इज द नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन, M2V2 are the number of moles after dilution. Before dilution moles are always equal to after dilution moles. तो M1V1 is equal to M2V2। इसे मोलारिटी इक्वेशन भी कह देते हैं बेटा, और इसे लॉ ऑफ डाइल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे नॉर्मलिटी इक्वेशन वो भी लॉ ऑफ डाइल्यूशन है। वो हमसे क्या कह रहा है? वो हमसे कह रहा है डाइल्यूशन से पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के, डाइल्यूशन के बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के, ये हमेशा क्या होंगे? ये हमेशा सेम होंगे, क्योंकि उनमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। In balanced chemical equation, if N1 moles of reactant 1 react with N2 moles of reactant 2, then this must be the equation M1V1 upon N1 is equal to M2V2 upon N2. Right? If two solutions of the same solute are mixed, then molarity of the resulting solution, molarity of the resulting solution, जैसे normality of the resulting solution निकाला था, total gram equivalent upon total volume, तो मोलारिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन भी क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। दैट इज व्हाई M1V1 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन 1, M2V2 is representing number of moles of solution 2,
V1 plus V2 as the total volume. So formula for the molarity of the resulting solution is M1 V1 plus M2 V2 upon V1 plus V2. रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी, मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में क्या रिलेशन है? मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। सर कैसे, सर आया कैसे, ये वाली बात आप करो, फॉर्मूला तो ठीक है, चलो जरा देखते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था बेटा? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था W ऑफ सॉल्यूट into n upon molecular mass of solute into volume in liters। यही फॉर्मूला था सर। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था? W ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट into volume in liters। अब जरा देखें कि दोनों फॉर्मूला में अंतर क्या है। क्या ये फॉर्मूला मोलारिटी का ही फॉर्मूला है क्या? इज दिस फॉर्मूला इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी? यस सर, दिस इज द मोलारिटी। सो मोलारिटी इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट? द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऐसे ये रिलेशन हमारे पास आता है और इस पर बेस्ड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। वो किसी भी एसिड की नॉर्मेलिटी देगा और बोलेगा बताओ उसकी मोलारिटी क्या है, किसी भी एसिड की मोलारिटी देगा और बताएगा बताओ इसकी नॉर्मेलिटी क्या है। तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आपको एन फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और एन फैक्टर कैसे निकालते हैं एसिड और बेस का? सर वो तो आप हमें पहले ही बता चुके हैं नॉर्मेलिटी के कैलकुलेशन के दौरान। चलिए देखें ज़रा एग्जाम्पल। मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, सीधे सीधे उसने बोल दिया कि प्योर वाटर की मोलारिटी बताइए। तो बेटा प्योर वाटर की मोलारिटी क्या होगी? तो हमेशा याद रखिए वेट निकालना है मुझे। तो मुझे पता है कि वेट अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है डेंसिटी। और डेंसिटी इन्होंने मुझे दे रखी है 1 ग्राम पर लीटर। क्या दे रखी है? 1 ग्राम पर लीटर। ठीक है भैया। तो डेंसिटी मुझे दे रखी है कितनी? 1 ग्राम पर लीटर। और वॉल्यूम मेरे पास है लीटर, तो रख देता हूं जी वेट। वॉल्यूम 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर, और ये कितनी है? 1 ग्राम पर लीटर। तो मेरे पास वेट कितना आ गया? मेरे पास वेट आ गया 1000 ग्राम। वेट कितना आया? 1000 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है जी? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर तो सर 18 होता है सर, इतना तो हमें पता है। तो बेटा अब जरा झटपट देख लें। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट इज 1000 ग्राम्स, molecular weight of solute is 18 and volume of the solution is 1, so this is comes out as 55.5. Now this is a constant. ये कैसे आया ये मैंने आपको बताया, लेकिन जब भी आपसे कभी पूछा जाता है कि बताइए प्योर वाटर की मोलारिटी क्या होती है, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे इट इज 55.5 बिकॉज वाटर का डेंसिटी फिक्स है, इट इज 1 ग्राम पर लीटर। अब आगे देखते हैं। बोल रहा है नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट्स 0.1 मोलर सॉल्यूशन। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स। तो आयोडीन एटम्स में किस में निकालूंगा? आयोडीन तो I2 के फॉर्म में होता है ना। हाँ सर,
आयोडीन तो I2 के फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, एटम के फॉर्म में थोड़ी ना होता है। इसमें मुझे निकालने हैं आयोडीन के एटम्स, इसमें क्या करना है, आयोडीन के एटम्स निकालने हैं। ठीक है सर, क्या करना है, तो बेटा मुझे मोलारिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, मोलारिटी दे रखी है 0.1। सर वॉल्यूम क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 मिलीलीटर। तो बेटे मोल्स क्या होंगे, मोल्स निकालते हैं। मोल्स होते हैं मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर्स। मोलारिटी कितनी दे रखी है सर, 0.1 दे रखी है, और बेटा वॉल्यूम कितना है सर, 1 मिलीलीटर है। तो बेटा इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ सर करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा मेरे पास ये मोल्स कितने आ गए सर, 10⁻⁻⁴ मोल्स आ गए। मोल्स कितने आ गए, 10⁻⁻⁴ मोल्स आ गए। अब क्या करूं, मुझे तो एटम्स कैलकुलेट करने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर इंटू एटम्स प्रेजेंट। सर ये क्या है एटम्स प्रेजेंट, मैं कहूंगा रुको तो सही, देखो तो, सब्र तो करो। मोल्स कितने हैं, 10⁻⁻⁴। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। अब आ जाते हैं यहां पर, आयोडीन का फॉर्मूला है I2, और इस I2 में कितने एटम है आयोडीन के सर, 2, तभी तो है I2। तो कितने एटम है, 2 है। तो बेटा ये कितना हो गया, इसे सॉल्व करूंगा तो ये मुझे दिख रहा है, चीख चीख कर कह रहा है कि भैया मैं तो 1.204 इंटू 10⁻20 के बराबर आ रहा हूं। तो यहां क्या हुआ, मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट तो यूज हुआ ही, साथ साथ मोल कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया, जिसके थ्रू हम मोल्स से क्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स। मुझे लगता है ये प्रश्न आप सभी के समझ में आ गया होगा। चलो ये देखते हैं, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत बहुत मजेदार, तुम्हें मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन कर कर। चल वो हमसे कह रहा है कि 0.1 मोलर AgNO3 और 0.2 मोलर NaCl को मिक्स किया। चलो मिक्स करते हैं, AgNO3 और NaCl को मिक्स किया तो हमें मिला AgCl और साथ में NaNO3। मजा कहां आने वाला है ये तुमको अभी पता चलेगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में हालांकि मैंने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, AgNO3 की मोलैरिटी दे रखी है 0.1, NaCl की मोलैरिटी दे रखी है 0.2, इक्वल वॉल्यूम है। तो मुझे बता भी है 0.1 मोलर का मतलब है 0.1 मोल इन 1 लीटर, 0.2 मोलर का मतलब है 0.2 मोल इन 1 लीटर। चलो अब इनने क्या करी भैया, रिएक्शन करी। अब रिएक्शन करी तो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा यहां पर। तो कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, वो जो कम अमाउंट में है। कौन है, 0.1 यानी कि AgNO3। इसका मतलब रिएक्शन किसके अनुसार चलेगी, AgNO3 के अनुसार चलेगी, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि कितना बनना है, वही क्या डिसाइड करेगा, कितना बनना है। चलो जी, तो ये हो गया मेरे पास बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। इसका 1 मोल इन दोनों के 1 मोल बना रहा है, तो इसका 0.1 मोल इन दोनों के 0.1 मोल बनाएगा। तो मेरे पास इन दोनों के मोल्स तो आ गए, लेकिन मेरे पास टोटल वॉल्यूम कितना है, मेरे पास टोटल वॉल्यूम है 1 + 1 = 2 लीटर्स। कितना है, 2 लीटर्स। क्यों, क्योंकि AgNO3 का वॉल्यूम अलग था, NaCl का अलग था, दोनों को मिलाया तो वॉल्यूम तो एडिटिव क्वांटिटी है ना जी,
वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव वेरिएबल है, तो वॉल्यूम तो जुड़ेगा साहब, वॉल्यूम जुड़ गया, 2 आ गया। ये मेरे पास क्या आए हैं, NaNO3 के मोल्स। NaNO3 का वॉल्यूम कितना आ गया, मतलब सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना आ गया सर, 2। तो बेटे मोलैरिटी क्या हो जाएगी, जरा जल्दी से बताना। मोलैरिटी हो जाएगी सर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी कि 0.05। तो ये 0.05 किसकी नॉर्मल मोलैरिटी आई है सर, NaNO3 की आई है। अब बेटा NaNO3 को जब मैं डिसोसिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है सर, Na+ आयन मिलता है और NO3- आयन मिलता है। और चूंकि ये सॉल्ट है, सभी सॉल्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो आफ्टर डिसोसिएशन जो मोलैरिटी NaNO3 की है वही मोलैरिटी Na+ आयन की भी होगी, वही मोलैरिटी NO3- आयन की भी होगी, और मेरा आंसर आ गया 0.05। और केवल इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। अब सर इसमें मजे वाली बात क्या थी, तो बेटा इसमें मजे वाली बात ये थी कि पहले तुमने लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू उस सोडियम नाइट्रेट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए, फिर तुम्हें साथ साथ ये भी याद रखना था कि इन दोनों के जो वॉल्यूम्स हैं वो टोटल वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गए, यानी कि 2 लीटर्स में। फिर तुमने NaNO3 का इंडिविजुअल मोलैरिटी कैलकुलेट किया, और NaNO3 तुम्हें पता है कि क्या है, सॉल्ट एंड ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उन्होंने डिसोसिएट होकर आयंस दिए, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की भी मोलैरिटी वही होती है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की होती है। तो आंसर आ गया 0.05। ये मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम के दौरान आपके साथ डिस्कस किया था बच्चों। बहुत बढ़िया। वॉल्यूम ऑफ 10 मिलीलीटर HCl शुड बी डाइल्यूटेड विद वाटर टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 5 मोलर HCl। मतलब 10 मोलर HCl में मुझे कितना पानी मिलाना चाहिए कि वो क्या हो जाए, 2 लीटर 5 मोलर हो जाए। क्या हो जाए, 2 लीटर 5 मोलर हो जाए। बेटा कुछ भी नहीं करना है, हमें हमेशा नंबर ऑफ मोल्स क्या कर देने चाहिए, सेम कर देने चाहिए। तो मैं क्या कर दूं, लॉ ऑफ डाइल्यूशन लगा दूं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। 10 इंटू V इज इक्वल टू 2 इंटू 5। तो देखिए वॉल्यूम आपके पास आ गया 1 लीटर। बताइए कितना सिंपल है, कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है अगला एग्जाम्पल। द मोलैरिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल Na2CO3 सोल्यूशन विल बी। अरे यार कैसा क्वेश्चन है सर, आप ही ने तो बताया था नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर होता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। कितना दे रखा है नॉर्मेलिटी, 0.2। क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी। अब बार बार तो मुझे नहीं बताना चाहिए कि Na2CO3 का n फैक्टर क्या होता है। भैया सॉल्ट है, तोड़ोगे टोटल चार्ज ऑन कैटायन या टोटल चार्ज ऑन एनायन। Na2CO3 को तोड़ने के बाद कैटायन पर भी टोटल चार्ज 2 आएगा और एनायन पर भी टोटल चार्ज 2 आएगा। तो m बराबर हो गया 0.1। देखिए आपसे कहा था कि ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, क्या कह रहा है हमसे। वो कह रहा है 20 मिलीलीटर 0.4 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 40 मिलीलीटर ऑफ अ डायबेसिक एसिड। तो बोला मोलैरिटी ऑफ द एसिड सोल्यूशन। मतलब कितना आसान है, लेकिन घुमा रहा है एग्जामिनर मुझे। वो चाह रहा है मैं कंफ्यूज हो जाऊं, लेकिन देखते हैं हम तो नहीं होंगे, क्योंकि हम तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जी। दिस इज बेस, मतलब NbVb लिख लेता हूं। Nb कितना है 0.4,
वी बी कितना है 20 मिलीलीटर। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को। वी ए कितना दिया है, वी ए दिया है 40 मिलीलीटर। तो मैं सबसे पहले ना एन ए निकालूंगा, सबसे पहले क्या निकालूंगा, एन ए निकालूंगा। और मुझे पता है कि एन ए वी ए और एन बी वी बी बराबर होने चाहिए। क्यों, क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा है बच्चों ये। तो एन ए इंटू इट्स वॉल्यूम 40 इज इक्वल टू एन बी 0.4 इंटू इट्स वॉल्यूम 20। तो एन ए मेरे पास कितना आ गया, 0.4 इंटू 20 अपॉन 40। सर ये आ गया आपके पास 0.2, लेकिन ये मेरे पास 0.2 क्या आई है, 0.2 आई है मेरे पास नॉर्मेलिटी। क्या आई है, नॉर्मेलिटी। मुझे क्या निकालना है, सर आपको तो मोलैरिटी निकालना है। मैं कहूंगा अच्छा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है सर, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। अब एन फैक्टर की जरूरत है और ये काम आसान कर दिया है एग्जामिनर ने मेरा। डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड मतलब एन फैक्टर है मेरा 2। अरे वाह, ये आया 0.2। ये मोलैरिटी मुझे निकालनी है, एन फैक्टर 2 है, तो एम की वैल्यू आई 0.1। तो मेरा आंसर आ गया ए, दैट इज 0.1। अब हम इसके आगे चर्चा करेंगे मोलैलिटी की। हम बात करते हैं किसकी, मोलैलिटी की। तो हाउ टू डिफाइन मोलैलिटी, तो मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो बच्चों, अभी हमने इससे पहले जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़े थे, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, उसमें मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देख रहा था विद रेस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी में, नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट देख रहा था विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब मोलैलिटी में मैं क्या देख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही देख रहा हूं, बट नाउ विद रेस्पेक्ट टू द वेट ऑफ द सॉल्वेंट और द मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं इसे, मैं इसे डिफाइन कर रहा हूं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। Unit of molality is mole per kilogram, definitely. For example, if we have a 0.2 molar solution of glucose, it means कि 0.2 moles of glucose are present in 1 kilogram of water, that is 1000 gram of water. 1 kilogram of water, that is 1000 gram of water. Molality does not depend on temperature. So why molality does not depend on temperature? How can you say that? तो मैं कहूंगा बेटा, molality is equal to number of moles of solute upon weight of solvent. और वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम्स में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, किलोग्राम्स में होना चाहिए। तो अब बेटा मुझे जरा ये बताओ कि अगर मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला जब लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो मुझे बताइए क्या वेट कभी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? क्या वेट कभी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? आप बोलोगे नहीं सर, वेट कब से टेम्परेचर पर डिपेंड करने लगा? और जब वेट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो बेटा मोलैलिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है। सिंस इट इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ वेट ऑफ लिक्विड, मोलर सॉल्यूशंस आर लेस कॉन्सेंट्रेटेड देन मोलर सॉल्यूशन। मतलब मोलैरिटी से हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो मैथमेटिकली मोलैलिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मोल्स। बेटे ग्राम मोल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स और मोल्स बोथ आर सेम, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको।
अपॉन द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, बेटा याद रखना ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर 1-2 साल में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो नीट हो चाहे वो मेंस हो, पूछा जाता है। मोलालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी अपॉन डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास, 1000 इंटू डेंसिटी। Molality m is equal to 1000 into molarity into molecular mass। इंटू मॉलिक्यूलर मास। इसी फॉर्मूले को मैं अगर यहाँ 1000 लिख दूं तो ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। H2SO4 solution whose specific gravity is 1.98 and H2SO4 by volume is 95, तो the molality of the solution is, तो डेंसिटी मुझे दे रखी है H2SO4 का, जो उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है वो 95% बाय वॉल्यूम दे रखा है, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ही होती है, और ये वैल्यू मुझे दे रखी है 1.98। और परसेंटेज V बाय V दे रखा है मुझे, कितना दे रखा है 95%, और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है मोलारिटी। क्या करूं, मुझे पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.98 दे रखी है। वेट मैं यहाँ से निकाल लूँगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बेटा 95%। V बाय V का मतलब हो गया 95 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो W आ गया मेरे पास 198 ग्राम्स। कितना आ गया 198 ग्राम्स आ गया। तो वेट मेरे पास है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 मेरे पास है, और अब मैं आसानी से मोलालिटी कैलकुलेट कर सकता हूं बाय पुटिंग दीज वैल्यू इन द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी। डेंसिटी ऑफ H2SO4 solution is 1.84 gram per milliliter in 1 liter solution of H2SO4 is 93% by volume. Then molality of the solution is, again this question is similar to the previous question which we have discussed. अब आ गया मेरे पास अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। बेटा मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स। किसका रेशियो है, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है। Mole fraction may be defined as the ratio of the number of moles of one component to the total number of moles of the all components present in the solution. It is denoted by X. It may be noted that mole fraction is independent of the temperature and mole fraction is dimensionless as it is the ratio. रेशियो है इसीलिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं है।
चूंकि मोल्स का रेशियो है, मोल्स टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए ये भी टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट है। It is also independent of temperature. Let us suppose that a solution contain component A and B. Suppose that WA gram of A and WB gram of B are present in it. मान लिया तो number of moles of A is given by WA by MA. Yes, weight of A upon the molecular weight of A, and number of moles of B is given by weight of B upon molecular weight of B, where MA and MB are the molecular mass of A and B. ठीक बात है, अच्छी बात है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएंगे, एन ए प्लस एन बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। Beta, the sum of mole fraction of all the components of the solution is always 1. This is the very important point कि जितने भी components क्यों ना present हों किसी solution में, उन सभी components के mole fraction का sum हमेशा किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। तो देखिए ये हमेशा 1 के बराबर मैंने यहाँ से प्रूफ किया है। Thus, if we know the mole fraction of one component of a binary solution, the mole fraction of other can be calculated. जैसे मुझे पता है कि XA plus XB is equal to कितना है, 1 है। मेरे पास अगर XA है और मुझे XB निकालना है तो XB is equal to 1 minus XA, और मेरे पास अगर XB है और मुझे XA निकालना है तो XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। मतलब मैं सिंपली अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मुझे पता है तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मैं आसानी से निकाल सकता हूं 1 में से उससे सब्सट्रैक्ट कर कर। रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा XA जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोलालिटी अपॉन 55.5 प्लस मोलालिटी। बेटा दिस इज द रिलेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस रिलेशन। A solution contains 16 ग्राम ऑफ मिथेनॉल एंड 10 ग्राम ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल पूछ रहा है, देखते हैं जरा। मिथेनॉल इज व्हाट, methanol is CH3OH. Now what is its molecular mass? 12 plus 4 16 plus 16 32. So its molecular mass is 32. Now what is its weight given? Its weight is 16 grams. So number of moles क्या हो जाएगा, weight upon molecular weight, that is 16 upon 32, that is 0.5. तो ये तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए आ गया बेटे, मिथेनॉल के लिए आ गया। अब मेरे पास वेट ऑफ वाटर कितना दे रखा है सर, 10 ग्राम दे रखा है। बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर क्या होता है सर, ये तो 18 होता है सर। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा बेटा, ये 10/18 हो जाएगा, यानी कि 5/9 हो जाएगा। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन। तो बेटे मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन यानी कि X ऑफ मिथेनॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो XM इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथेनॉल मेरे पास थे 0.5 प्लस 5/9। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिलेगा 0.090। चलिए, a solution has 25% of water, 25% of ethanol and 50% of acetic acid by mass. By mass, by
मास, मतलब मेरे पास 25 ग्राम वाटर है, मेरे पास 25 ग्राम इथेनॉल है, और मेरे पास 50 ग्राम एसिटिक एसिड है। मेरे पास 50 ग्राम क्या है, मेरे पास 50 ग्राम एसिटिक एसिड है बेटे, 50 ग्राम एसिटिक एसिड। वेट लिख लेता हूं, है ना। तो वेट ऑफ वाटर मेरे पास कितना है बेटे, 25 ग्राम्स। यह आपको सॉल्व करना है, मैं आपको बस तरीका बताऊंगा। मेरे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर क्या है, मेरे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर है 18। मेरे पास वेट ऑफ इथेनॉल क्या है, वेट ऑफ इथेनॉल है 25 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल कितना होता है, ये होता है 46। वेट ऑफ एसिटिक एसिड मेरे पास क्या दे रखा है, 50। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड कितना होता है सर, ये 60 होता है। तो बेटा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मेरे पास आएंगे वो आएंगे 25/18। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल जो मेरे पास आएंगे वो आएंगे 25/46। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड जो आएंगे वो मेरे पास आएंगे 50/60। अब मुझे तीनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। देखिए कितना आसान हो गया, मैंने तीनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए ना बच्चों। तो x ऑफ वाटर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। पुट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। पुट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस number of moles of ethanol. Again put these value and get your answer.